गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रोफेसर आशीष रंजन झा अभियान IAS एकेडमी में आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे इकोनॉमिकल टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूं जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं RBI के। सुनने में तो वेपन्स थोड़ा सा ख़राब शब्द लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। तो पहला है बैंक रेट। कॉमन शब्द है जो आप अक्सर न्यूज़ में बाकी जगहों पे सुनते हैं कि RBI ने बैंक रेट को घटाया, बढ़ाया, व्हाटएवर। दूसरा है रेपो रेट। इसके विषय में भी आप सुनते होंगे कि आज RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया। तीसरा पॉइंट है या तीसरा टॉपिक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चौथा है मार्जिनल स्टैंडिंग रेट और पांचवा है CRR कैश रिजर्व रेशियो। छठा है SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बड़े ही कॉमन शब्द हैं जो अक्सर हमें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से या किसी भी हम इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे को देखते हैं तो वहाँ हमें इन सब रेटों के विषय में या ये सब शब्द वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इन शब्दों को कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें ताकि हम कोई भी ऐसे इकोनॉमिकल मुद्दे या फाइनेंशियल मुद्दे पे हम कोई स्टडी करें तो वो हमें समझने में आसानी हो। चलिए आज हम बड़े ही प्लेन भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बैंक रेट। जैसा कि नाम है बैंक रेट, और हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का बैंक है, बैंकर टू ऑल बैंक्स। तो बैंक रेट क्या है? बेसिकली ये वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को या दूसरे बैंकों को उधार देती है। ठीक है, मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट, हम जानते हैं कि हम किसी से भी उधार लें तो उधार मुफ्त में तो मिलता नहीं है, हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, प्लीड्स करना पड़ता है जिसके अगेंस्ट हमें उधार मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंकों को या बाकी बैंकों को क्या करती हैं? उधार देती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो सिक्योरिटी फुल वैल्यू पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए गारंटी रखती है? तो नहीं, वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे उस सिक्योरिटीज़ का वो वैल्यूएशन करती हैं और उसी के आधार पे वो निर्णय लेती हैं कि कितना क्वांटिटी हमें इन बैंकों को उधार देना है और किस रेट पे देना है। तो वही रेट जो होता है बैंक रेट कहलाता है। आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट भी एक तरह से बैंक रेट ही है। यहाँ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को अगेंस्ट द सिक्योरिटी क्या करती हैं? उधार देती हैं। जो प्राइम डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट के बीच वो है टाइम फ्रेम का। बैंक रेट नॉर्मली जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और रेपो रेट जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स तक हो सकते हैं, चाहे ओवरनाइट हो, चाहे एक वर्किंग डेज हो, चाहे एक वीक हो, मैक्सिमम 2 वीक्स तक वो उधार देती है। तो प्राइम डिफरेंस बैंक रेट और रेपो रेट के बीच जो है वो टाइम फ्रेम का है, अदरवाइज दोनों सेम है। इट मीन्स कि रेपो रेट वही रेट हो गया जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को अगेंस्ट द सिक्योरिटी मनी लैंड करती है, उधार देती है, बट छोटे ड्यूरेशन के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए, और बैंक रेट में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तीसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि नाम है
रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के सिक्योरिटी को गिरवी रख के डिस्काउंटेड रेट पे गिरवी रख करके उनको उधार देती थी। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करती है बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को, कि आप आइए हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिजर्व रखिए, बदले में हम इतना % इंटरेस्ट आपको देंगे। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मीन्स अब रेपो रेट में आरबीआई लैंड कर रही थी, रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक्स या बाकी बैंक्स अपने पैसे को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है, बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको सर्टेन रेट से रिटर्न देती है। अगर हम बात करें तो अभी बैंक रेट जो है वो 4.25% है। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो जो मेन डिफरेंस हमने देखा बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, यहाँ रिजर्व बैंक और बाकी बैंकों के बीच मनी के ट्रांजैक्शंस को लेके, मनी के लेन देन को लेकर के ये तीनों रेट आते हैं। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ। बैंक रेट, जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को या दूसरे बैंकों को अगेंस्ट द सिक्योरिटी उधार देती है, पैसा लैंड करती है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो हो गया हमारा बैंक रेट। रेपो रेट ये भी सेम चीज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स को, बाकी बैंकों को उधार देती है, बट शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए। वो शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 सप्ताह हो सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करती है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, कि आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं, जो सिक्योरिटी, जो पैसे हैं, उस पैसे को हमारे पास आइए जमा कीजिए, बदले में हम आपको इतना % रिटर्न देंगे। आइए, चौथा है मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। जैसा कि इसका नाम है स्टैंडिंग रेट, बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग सिचुएशन तब खड़ी होती है जब कमर्शियल बैंकों को मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकों का बैंकिंग बिजनेस अफेक्टेड है, वो अपने बैंकिंग बिजनेस को ठीक से चला नहीं पा रही है, उससे फंड की रिक्वायरमेंट है। इंटर बैंक लिक्विडिटी मतलब दूसरे बैंकों से, नॉर्मली क्या होता है, एक बैंक को जब फंड की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे बैंकों से वो ओवरनाइट या डेज के लिए उधार ले लेते हैं। लेकिन जब ये भी पॉसिबिलिटी इकॉनमी में उपलब्ध ना हो, मतलब बैंकों को दूसरे बैंकों से ईजिली फंड अवेलेबल ना हो, ईजिली उधार अवेलेबल ना हो, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो सभी बैंकों का बैंक है। अब उस कमर्शियल बैंक को अपने फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक भी करना है, कस्टमर के नीड, कस्टमर के डिमांड्स को मीट भी करना है। तो इसके लिए वो क्या करती है, चूँकि दूसरे बैंकों का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे इजली फंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, इंटरबैंक लिक्विडिटी कम है इकॉनमी में, मनी क्रंच है, तो वो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ओपन विंडो है उसके लिए। वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, यहाँ भी अगेंस्ट द सिक्योरिटी उनको उधार देती है। वो उधार सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा और जिस रेट पे देती है वो रेट हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। स्टैंडिंग रेट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस कॉमर्शियल बैंक को स्टैंड करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पैसे के द्वारा हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। नॉर्मली ये रेट रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रेजेंट में मार्जिनल स्टैंडिंग रेट जो है वो 4.25% है। जैसा कि हम देख रहे हैं रेपो रेट हमारा कितना है, 4%। तो मैंने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग रेट नॉर्मली रेपो रेट से क्या होता है, थोड़ा हाई रहता है। तो कितना हो गया, 4.25%। अब सवाल ये खड़ा होता है उधार कितना मिलेगा। तो इनका जो टोटल टाइम डिपॉजिट है प्लस डिमांड, टाइम डिमांड और डिमांड डिपॉजिट्स हैं,
इसका नॉर्मली 1% के बराबर सपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉमर्शियल बैंकों को मिलता है, ताकि वो अपने बैंकिंग बिजनेस को दोबारा से एस्टैब्लिश कर सके, दोबारा से खड़ा कर सके। चलिए अब हम आते हैं CRR के ऊपर, जैसा कि इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। अब हम जानते हैं बैंकों के पास दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स। जितने डिपॉजिट बैंक के पास आए पूरे के पूरे डिपॉजिट को क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए आरबीआई ने परमिट नहीं कर रखा है, तो उस बैंकों के डिपॉजिट के ऊपर कुछ कंट्रोलिंग रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कंट्रोलिंग रखने का एक जरिया है CRR, दूसरा जरिया है SLR। इसमें क्या होता है कि टोटल टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज हर कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, या तो अपने पास कैश के रूप में वॉल्ट में रखना पड़ता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा के तौर पे रखना पड़ता है। अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा के तौर पे रखता है तो रिजर्व बैंक की तरफ से उनको इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि कस्टमर बैंक से कोई भी डिमांड करे जो उसने पैसे जमा कर रखे हैं। यहाँ डिमांड का मतलब है जो मनी कस्टमर्स ने बैंक में जमा किया है उससे निकालने आता है, चेक के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, व्हाटएवर किसी भी माध्यम से, तो उसके उस डिमांड को वह बैंक पूरी कर सके। तो इसका मेन पर्पस ये होता है, क्योंकि अगर पूरा पैसा उधार लगा देगी तो फिर वो कस्टमर के डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी। प्रेजेंट में CRR रेट जो है अभी है 4%। नेक्स्ट है SLR, स्टैच्यूरेटी लिक्विडिटी रेशियो। यह क्या है कि टोटल टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज बैंक्स को क्या करना पड़ता है, गोल्ड के फॉर्म में, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, या स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, जिसकी लिक्विडिटी, जिस सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी हाई हो। यहाँ लिक्विडिटी का मेन पर्पस है कि जब ज़रूरत हो तो ईजिली उसको हम सेल आउट करके मनी कलेक्ट कर सकें। तो टोटल टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज उनको क्या करना पड़ता है, गोल्ड के रूप में, ट्रेजरी बिल्स के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, या अदर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी जिसकी लिक्विडिटी हाई है उस फॉर्म में रखना पड़ता है। इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या कोई भी एडवर्स सिचुएशन अगर बैंक फेस करे तो उस परिस्थिति में रिकवर करने के लिए इस सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करके वो फाइनेंशियल हेल्प अपने आप को कर सकता है। वर्तमान में प्रेजेंट में यह रेट जो है वो है 18%। हमने देखा कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, CRR और SLR, ये 6 के 6 आइटम बेसिकली आरबीआई के ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा आरबीआई क्या करती है, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को मेंटेन करती है। दूसरी भाषा में बात करें, इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशंस कितना करना है, नहीं करना है, तो मनी सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रोटेशंस हो गया, इन सब को मनी के फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के लिए इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करती है। तो चलिए अब 1 to 1 हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मान के चलिए अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब ये रेट बढ़ जाए। यह रेट बढ़ने का मतलब हो गया कि जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर आरबीआई से उधार लेगी तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो उधार क्या लेंगी, कम लेंगे तो इकोनॉमी में मनी का फ्लो क्या होगा, कम होगा। अब इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है, अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो बैंक रेट क्या होगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा।
ताकि कम से कम उधार बैंक ले और क्रेडिट क्रिएशन भी कम करे। अगर डिफ्लेशन है तो उस परिस्थिति में बैंक रेट क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आरबीआई से अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ उधार ले और लोगों को क्रेडिट क्रिएशन करे। यहाँ लोगों का मेन पर्पस है ट्रेड और कॉमर्स इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ करने वाले जितने भी बिजनेस कमेटी या बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको ईजिली फंड अवेलेबल हो। हमने देखा कि इकोनॉमी में मनी के जो सिचुएशंस हैं उसके आधार पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया, इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि मनी में, इकोनॉमी में मनी का रोटेशन कम हो, कॉमर्शियल बैंक्स उधार कम ले और उस हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन कम हो। सेम वे रेपो रेट का है। रेपो रेट में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार देती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो अगर मनी इकोनॉमी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ रखा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। डिफ्लेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो रेपो रेट को क्या कर देगी, वो कम कर देगी ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशंस बढ़े। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो इकोनॉमी से मनी के वॉल्यूम को कम करना है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी ताकि कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करे आरबीआई के पास। जब डिपॉजिट होगा तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब डिफ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। क्यों, ताकि कम पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा हो, ज़्यादा पैसा मार्केट में ट्रेड इंडस्ट्री, कॉमर्स या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, कंजम्पशन एक्टिविटीज़ के लिए बैंक क्या करे, उधार दे। मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, ये तो कम्प्लीटली बैंकिंग, उस बैंक या बैंकिंग सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि इकोनॉमी में अगर लिक्विडिटी क्रंच है, इकोनॉमी में पैसे का क्रंच है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स कम हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें मार्जिनल स्टैंडिंग रेट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमें आरबीआई की आवश्यकता पड़ती है कि हमें उनसे उधार लेना है। तो अब इकोनॉमी में अगर बैंकिंग सेक्टर गड़बड़ हो रहा है, मतलब गड़बड़ होने का मतलब फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट को कम कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खड़ा होने के लिए रिजर्व बैंक से क्या करे, उधार ले और अपने आप को स्टैब्लिश करे। लेकिन अगर ऑलरेडी बैंक, सारे बैंक्स ठीक हैं, कोई पर्टिकुलर बैंक पिछड़ रहा है तो वहाँ पे खासा इस रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉर्मल रेट आरबीआई चार्ज कर रही होती है वही रेट वो रखती है। ये तो था आरबीआई अपने हिसाब से बैंकों को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली बैंकों के टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा करके बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन पावर को बढ़ा रही है या घटा रही है। मतलब अगर बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है, मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे, क्रेडिट क्रिएशन करे, तो उस केस में सीआरआर और एसएलआर रेट को वो क्या कर देगी, कम कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन हो। अगर उनके क्रेडिट क्रिएशन पावर को कम करना है, मतलब कम उधार लगना है, कम एक्टिविटीज़ में जाना है, तो सीआरआर और एसएलआर रेट को वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी ताकि बैंकों के टोटल टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का कम पोर्शन लोगों के बीच उधार के रूप में जाए। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज अपने इस डिस्कशन को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।